बिना टी शर्ट के वीडियो बनाने का भी अपना मज़ा है। खैर मित्रों, आप जानते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम 3 स्टेज में ली जाती है। पहला होता है प्रीलिम्स यानी एमसीक्यू, फिर होता है मेंस यानी डिस्क्रिप्टिव, एंड लास्टली देयर इज़ इंटरव्यू। ना विद इन दिस मेंस एग्जाम आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, फिर ऐसे पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंडियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। पिछले कुछ वर्षों से ये कोचिंग माफिया और कुछ बिकाऊ टॉपर्स ने एक प्रोपोगेंडा शुरू किया है कि मैं तो यूपीएससी तैयारी के डे 1 से ही मेंस आंसर राइटिंग करती थी, और जब कोई टॉपर ऐसा बोलना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं वो भी नए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में यूपीएससी आंसर राइटिंग डे 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए अपनी तैयारी के। शुड आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेंस आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, और अगर नहीं देन वाई डू दिस कोचिंग माफिया एंड सेल आउट टॉपर्स कीप लाइंग एंड स्पीकिंग पार्शियल ट्रूथ्स अबाउट इट। क्यों ये लोग झूठ या आधा सच बोल के आपको गुमराह कर रहे हैं? और अगर पहले दिन से मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी है तो फिर कौन से दिन से हमने मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? और उससे भी पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स, पूर्व शर्त है कि नहीं कि अपना थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए वगैरह। सेकेंडली, आजकल बहुत सारे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नाम पर इररेलेवेंट टाइप के मॉक क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसका यूपीएससी रियल एग्ज़ाम के प्रीवियस ट्रेंड्स के साथ कुछ मेल जोल है नहीं। बस ऐसे कुछ भी लिख दिया, इस पे आंसर राइटिंग करो, और पब्लिक बेफिजुल पूरा दिन टाइपिंग करती रहती है। सो हाउ नॉट टू गेट फूल्ड इनटू राइटिंग इररेलेवेंट मॉक टेस्ट। सेकेंडली, अगर आपने जल्दी से टाइम लिमिट में मेंस के आंसर कंप्लीट करने हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन के टेम्पलेट पहले से रेडी होने चाहिए। तो वो प्रक्रिया हम कैसे करें? कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर हमारे पास अच्छा मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल नहीं होता, तो कैसे कुछ फॉर्डर मटेरियल की मदद से वी कैन असेंबल सम एवरेज टू गुड क्वालिटी आंसर। देन कुछ लोग जवाब तो लिखते हैं बट उनका पूरा जो आउटलुक होता है इट इज़ एज इफ लाइक उसको कुछ भी प्रश्न पूछो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडी लिख के वो अपना जवाब बनाते हैं, देन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। सो हाउ टू कल्टिवेट एन आउटलुक दैट इज सूटेबल फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टाइप ऑफ आंसर्स। ग्रामर, स्पेलिंग, वोकेबुलरी, ये सब को ठीक कैसे किया जाए एंड सो ऑन। तो बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर ये आजकल उदय भाई जैसे बहुत सारे लोग, आलू ले लो, प्याज ले लो, मीन्स का मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत सारा मार्केट में मटेरियल बिक रहा है। सो शुड आई जॉइन अ पेड मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज और नॉट? एंड सेकेंडली, इफ यस देन एट व्हाट टाइम शुड आई जॉइन सच टेस्ट सीरीज? फिर कुछ टॉपर्स बोलते रहते हैं मैं तो हर जवाब में चार्ट बना देती थी, इससे समय की काफ़ी बचत होती है। दैट इज़ करेक्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन फिर ये भी प्रश्न होता है कि अगर हमने जवाब में कुछ लिखना है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो क्या उसका भी ऐसा प्राकृतिक चित्र बना के देना है? क्या हर एक जगह पर रिक्वायर्ड हो कि नहीं हो मारपीट के नक्शा और चार्ट बनाना ज़रूरी है क्या? डू आई हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम इन ईच एंड एवरी आंसर? ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर कुछ लोगों को बहुत बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, शुड आई आंसर, मैंने आंसर को अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने चाहिए कि नहीं, ब्लू पेन से लिखना है या ब्लैक पेन से, जेल पेन इस्तेमाल करूँ कि बॉल पेन इस्तेमाल करूँ, हाइलाइटर का प्रयोग करना है कि नहीं, एंड सो फॉर। कुछ लोग ये भी डर में रहते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या मैंने कोई कैलीग्राफी क्लासेस, सुलेखन के कोचिंग क्लासेस चलते हैं वो ज्वाइन करने चाहिए। एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि उधर वैकल्पिक विषय में भी डे 1 से आंसर राइटिंग की पीपूड़ी बजाने है कि नहीं, क्योंकि ये कोचिंग माफिया और कुछ बिकाऊ टॉपर्स तो उधर भी ऐसा ही गुमराह करना शुरू कर रहे हैं। सो वन बाय वन विल सी दैट। एक वीडियो में सब कवर नहीं होगा, 4-5 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, शुड आई स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन? मेरा इसमें जवाब ये है कि मैं आपको 2 सवाल अभी देता हूँ। पहला सवाल है साइक्लोन आम्फान के बारे में जो अभी करंट अफेयर्स में चलता है। दूसरा सवाल है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। वैसे तो वो हिस्टोरिक इवेंट है लेकिन 2020 में उसका 75th एनिवर्सरी हो रहा है, ये वाली तारीख को मतलब उसका अंत हुआ था, ऐसे 75वीं उसकी शताब्दी है। तो ये लेक्चर में मैं आपको इसके 2 सवाल पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप सिर्फ एक दिन की पढ़ाई करके इन दोनों प्रश्नों के अच्छे जवाब लिख सकते हैं तो हाँ, आप डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग की पीपूड़ी बजा सकते हैं। नहीं कर सकते, वेल देन यू शुड स्टडी फर्स्ट एंड देन यू engage in this type of nonsense. So if you can handle the next 2 questions in a satisfactory manner, then only you should start it from day 1.
तो पहला प्रश्न, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिसेंट साइक्लोन आम्फान एग्जामाइन क्रिटिकली द रीजन्स बिहाइंड इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू साइक्लोन्स एंड सजेस्ट स्टेप्स टू रिड्यूस इट। 250 वर्ड्स, मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक क्वेश्चन। चक्रवातों के प्रति भारत की भेद्यता के कारणों की, वल्नरेबिलिटी की जांच करें, क्यों हम वल्नरेबल हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, वो आप सुझाइए। आपदा प्रतिबंधन जो कि मेंस पेपर 3 का पार्ट है, उसमें ये आंसर राइटिंग मैं आपको दे रहा हूँ। और आप इसमें भी आजकल का तमाशा जानते हैं कि ऐसा एक आध स्टेटमेंट लिख दो, फिर नीचे मुझे एक आध कोई न्यूज़पेपर का कॉलम का लिंक डाल देना चाहिए, द हिंदू ओपिनियन, दिस डबल डिजास्टर, आम्फान साइक्लोन, और बस ये आर्टिकल अपना हो गया। डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के नाम पे वेबसाइट, फेसबुक, टेलीग्राम पे डाल दो, और जनता में भी मास हिस्टेरिया मतलब सामूहिक पागलपन चलता है कि डिजिटली 2-3 जगह से वो कॉलम पढ़ लूँगा और फिर मैं आंसर बना दूंगा और मैं बन गया मसीहा। सो इज इट यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम डे 1 ऑफ प्रिपरेशन और नॉट? लेट अस सी। ये जो साइक्लोन आम्फान का प्रश्न है, इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, उसको डिफाइन करना पड़ता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइक्लोन। फिर बॉडी पार्ट 1 में आप लिखेंगे कि क्यों भारत इसके अंदर वल्नरेबल है। तो अपनी वल्नरेबिलिटी आप सोचिए 2 कारणों से है। एक तो है नेचुरल रीजंस कि जहाँ पर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ देयर, टेम्परेचर ये सेल्सियस से ये सेल्सियस की रेंज में रहता है, वो कुछ ट्रॉपिकल के एरिया में आते हैं। अगर ऐसे कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर है तो साइक्लोन होने के चांस बढ़ जाते। लेकिन ये क्या पहले दिन से पूरा अपने को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं, उससे पहले तो आपने मेंस पेपर 1 जियोग्राफी, उसका सब टॉपिक फिजिकल जियोग्राफी, उसका भी सब टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी, हवामान शास्त्र, वो आपने पढ़ना होगा, तब आपको ये आएगा। फिर आपने दूसरे भी कुछ मैन मेड फैक्टर्स की चर्चा करनी होगी, जैसे कि साइक्लोन आता है लेकिन रास्ते में अगर बहुत सारे मैंग्रोव के जंगल हैं तो वो साइक्लोन की स्पीड को, वहाँ जितना पानी और हवा आ रही है उसको थोड़ा धीमा कर देगा, तो हम शहर में रहते हैं तो बच जाएंगे, बफर प्रोटेक्शन। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स, ये मैंग्रोव एंड फॉरेस्ट कवर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो ये भारत को वल्नरेबल बनाता है और ये हो गया एक मैन मेड फैक्टर। लेकिन ये भी क्या पहले दिन में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं, इससे पहले ज़रूरत होगी कि आपने मेंस पेपर 1 और वहाँ पर भी ज्योग्राफी और सब टॉपिक है अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़, फिर एक अलग से मेंस पेपर 3 में एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़, ये सब पढ़ा होगा, तो आपके पास ये सब मुद्दे तैयार होंगे। देन बॉडी पार्ट 2, सजेस्ट द स्टेप्स टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी कम करनी है, देन यू हैव टू टॉक समथिंग अबाउट डिजास्टर रिलेटेड एडेप्टेशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन। एडेप्टेशन और मिटिगेशन ये दोनों समान चीज़ नहीं है, वो अलग अलग हैं। उसमें आप जो सजेशन देंगे उसके भी प्रकार अलग अलग होते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो पहले से करनी है, एक ऐसी की जो बाद में करनी है, एक ऐसी की जो हमने मान लेना है कि डिजास्टर आएगा ही और हमने उससे बचने के लिए क्या क्या करना होगा। सो लाइक दैट एडेप्टेशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस अलग अलग टर्म्स हैं। बिना पढ़े लोग कहीं पर भी कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं और फिर प्रोफेसर अच्छे मार्क देते नहीं। सो अगेन दिस रिक्वायर्स कि आपको मेंस पेपर 3 और वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की थियरी आपने पढ़ी हो, तब आपको पता होगा कि एडेप्टेशन इसको बोलते हैं, मिटिगेशन इसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी ये होती है, प्रिपेयर्डनेस और रिजिलियंस इसको बोलते हैं। एंड लास्टली कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप कुछ गरीबों की बात कर सकते हैं कि कैसे डिजास्टर में परेशान होते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड देयरफॉर वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रिपेयर्डनेस, वी हैव टू रिड्यूस आवर डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। तो मतलब कितना सारा आपके पास अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े एक दो सेंटेंस होने चाहिए, तब जाके अच्छे से हम लोग ये 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर में किसी ने सिर्फ एक कॉलम लिख दिया और मैं आपको उसका लिंक दे दूं कि ये बेटा एक कॉलम पढ़ लो और इसमें से जवाब बना दो, वेल दैट विल नॉट हेल्प यू। अगर ऐसा सिर्फ एक कॉलम पढ़ के आप जवाब लिखेंगे तो वो अच्छा जवाब नहीं होगा, वो साधारण किस्म का जवाब ही होगा। नॉट एन एक्सीलेंट और गुड क्वालिटी आंसर, ओनली एन एवरेज टाइप ऑफ आंसर। और साधारण किस्म का जवाब लिखेंगे तो असाधारण मार्क तो नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क नहीं मिलेंगे, साधारण एवरेज मार्क ही मिलेंगे। सो हाउ डज इट हर्ट यू? मेंस पेपर 1, 2, 3 में ट्रेंड कुछ ऐसे रहता है कि कुल मिलाकर हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 मार्क के होते हैं, मतलब 100 मार्क हुए। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 15 मार्क के होते हैं, तो अराउंड दैट इज़ 150 वर्ड्स। तो कुल मिलाकर 250 वर्ड का एक पेपर, ऐसे पेपर 1, 2, 3। फिर एथिक्स का पेपर 4 भी होता है, बट वहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है 25 मार्क्स का भी बना देते हैं प्रश्न वगैरह। एनीवेज, बट सपोज जो पेपर चेक कर रहा है वो इवेल्यूएटर या प्रोफेसर ने अपना एक बेंचमार्क तय करके रखा है कि ये जो 10 मार्क्स या 150 वर्ड का क्वेश्चन है
उसमें मुझे अच्छा जवाब दिखेगा तो मैं 5 से 6 मार्क दूंगा, बहुत अच्छा दिखेगा तो 7 मार्क दूंगा, और अगर एवरेज टाइप का होगा तो 4 या उससे कम दूंगा। क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ के सब डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, तो ऐसा नहीं आपको 10 में से 10 मार्क देंगे, नहीं, वो बहुत खींच के 7 के पास उसकी पेन रुक जाएगी। सिमिलरली सपोज 15 मार्क का प्रश्न पूछा गया 250 वर्ड्स, तो हो सकता है अच्छे जवाब में 6 से 7 मार्क आपको मिल जाए, एवरेज है तो 5 या उससे कम, और बहुत एक्सीलेंट तो वो आपको 8 मार्क दे सकता है। इन रियल एग्जाम व्हाट विल हैपन, सपोज 20 क्वेश्चन है तो उसमें से आप समझिए कि 5 तो एवरेज किस्म के जवाब आप लिख पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के गए उसी में से पेपर निकलता है, कई बार ऑब्सक्योर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड जो कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता, तो अच्छा जवाब हम लिख नहीं पाते। कुछ बार टाइम लिमिट अपनी कम हो रही है और उसके कारण पॉइंट्स तो है बट पूरे लिख नहीं पाएंगे। सो सपोज 20 में से 5 हमने एवरेज लिखे, 12 हमने गुड क्वालिटी के लिखे, और एक्सीलेंट 3 लिखे। एक्सीलेंट 20 में से 20 सभी एक्सीलेंट नहीं लिख सकते मित्रों, ये कोई वीडियो गेम नहीं कि हर बार हम गोली मारे तो वो मर जाए और हमें कुछ नहीं हो। इन रियल एग्ज़ाम यूपीएससी के अंदर बहुत कम बार ऐसा दिखेगा कि आपने जो बाय हार्ट प्रिपेयर करके गए थे, सपोज स्मार्ट सिटी या ऐसा कोई बड़ा टॉपिक जो बहुत हाई प्रोफाइल भी था, आपने बहुत दिल से तैयार किया था और उसमें से कोई प्रश्न आए, सो वर्बेटिम आंसर आप एक एक मुद्दा रटा हुआ लिख सके, ऐसा सीन बहुत कम बनता है। तो मे बी 3 और 4 एक्सीलेंट जवाब आप लिख सकते हैं, बाकी रियल एग्जाम में तो ज़्यादातर गुड क्वालिटी में आपके जवाब बनेंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एक्सीलेंट इन ईच द आंसर। तो अगर सपोज ऐसा आपका कुछ अटैम्प्ट हो रहा है कि 20 में से 3 एक्सीलेंट, 12 गुड और 5 एवरेज लिखे आपने, दिस विल रफली ट्रांसलेट टू अराउंड 100 से 115 मार्क मिलेंगे आपको 250 मार्क्स में से, डिपेंडिंग कि आपने ये जो गुड और एक्सीलेंट में जो जवाब लिखे वो 10 मार्क वाले थे या 15 मार्क वाले, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहेगा। बट माई पॉइंट इज़, ये अगर आप एवरेज क्वालिटी के जवाब बहुत ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि डे 1 से आंसर राइटिंग प्रिपेयर करेगा वो आदमी का डे 1 में तो कोई कंटेंट होगा ही नहीं, तो ऐसे फटीचर जवाब का तो फटीचर मार्क ही आएगा। सो मोर एवरेज नंबर ऑफ एवरेज क्वालिटी आंसर्स आर रिटन, देन व्हाट विल हैपन, एक तो मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मिलेगा। दूसरा, इंटरव्यू कॉल मिला बट जो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन में आ नहीं पाएंगे मेरिट में, और अगर मेरिट में आ भी गए तो आपका मेरिट नंबर इतना पीछे होगा कि वो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, पोस्टल सर्विस वगैरह कोई नीचे वाली सर्विस मिलेगी, जो IAS IPS बनने का ख्वाब होगा वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट डूइंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। वापस आते हैं, बात कर रहे थे मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन रिलेटेड जवाब देख रहे थे। अब उसका कंक्लूजन सपोज 250 वर्ड्स में पूछा गया, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कंक्लूजन जरा आपने अच्छा लिखा। सो लेट अस ट्राई दिस। कंक्लूजन, निष्कर्ष हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। मैनी ऑफ देम लैक द सोशल सिक्योरिटी इन जॉब्स एंड दे डू नॉट हैव इंश्योरेंस कवर फॉर देयर लाइफ और प्रॉपर्टी और एनिमल्स। ना उनको नौकरी में कोई सामाजिक सुरक्षा है कि नौकरी पे नहीं जाएगा फिर भी मैटर्निटी बेनिफिट मिलेगा या कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, और ना ही उसके पास कुछ बीमा कवच है कि मर गया या उसके भेड़ बकरी मर गई या घर टूट गया तो कोई पैसा देगा। देयरफॉर एनी टाइप ऑफ डिजास्टर प्लमेट्स देम टूवर्ड्स मोर पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन एंड डेथ। कोई भी आपदा आएगी वो गरीब और गरीब हो जाएगा, मर जाएगा, भिखमरी की हालत में आ जाएगा। सो नीड ऑफ द आवर इज़ टू इंक्रीज द रिजिलियंस अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर्स इंक्लूडिंग, प्रश्न में आपको जो लिखा है वो डिजास्टर का नाम छाप देना है, अर्थक्वेक का भी बोल सकते हो, साइक्लोन भी, सुनामी भी, वॉल्केनो भी, जो आपको ठीक लगे, जो पूछा गया है। तो अब देखिए ये जो हमने टेम्पलेट बना दिया हर डिजास्टर में काम आ सकता है, लेकिन ये भी बनाने के लिए और दिमाग चलाने के लिए भी आपको थोड़ी इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए कि भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, नहीं होगा तो ये लोगों के पास इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ये सब थोड़ी बहुत समझ होगी तो इधर उधर से आप मसाला जोड़ के ये सब्जी बना सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन। तो ये सारा नॉलेज भी मतलब एक ही दिन में एक न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ा और आपको सारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो मतलब ये रैंडमली कोई भी एक कॉलम पढ़ के जवाब लिख दूँ डे 1 से, ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, ये गधा मजूरी है जो रिजल्ट अच्छा नहीं देती। आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये रैंडमली एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग की पीपुड़ी बजाना बंद करके अगर आप ब्लॉक पसंद करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर उसके सभी आंसर की थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ,
सो सपोज यू स्टार्ट लाइक दैट कि पहले 6 दिन आपने डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी के जो एंगल थे वो सब देख लिया और फिर आप एक साथ जवाब देखना या बनाना शुरू करते, देन इट बिकम्स वेरी ईजी, क्योंकि सीधे सीधे टेम्पलेट अपना छपना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, तो साइक्लोन के कुछ भी पूछा जाए इंट्रोडक्शन क्या होगा, इट इज़ एन एडवर्स वेदर फिनोमिना वेर इन एक्स थिंग्स हैपन्स. सपोज फ्लड का पूछ ले तो उसमें भी सिमिलर फॉर्मेट में टेम्पलेट छप जाएगा. इट इज़ एन एडवर्स वेदर फिनोमिना जहाँ पर ये होता है बारिश ज़्यादा होती है, ड्रॉट मतलब वो सूखा या अकाल. इट इज़ एन एडवर्स वेदर फिनोमिना जहाँ पर पानी कम आता है. फिर सुनामी, तो सुनामी में क्या बोलेंगे, एडवर्स वेदर फिनोमिना नहीं, इट इज़ एन एडवर्स जियोफिजिकल फिनोमिना जहाँ पर क्या होता है समंदर में भूकंप आ जाता है और लहरें अपने कोस्टल एरिया को बर्बाद करती. तो मतलब एक साथ हमारे बहुत सारे टेम्पलेट तैयार हो गए, तो याद करना भी आसान है और रियल एग्जाम में छापना भी बहुत आसान है. फिर बॉडी में आपने लिखना होगा ये सभी डिजास्टर में. देन यू विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक नेचुरल फैक्टर्स एंड सम मैन मेड फैक्टर. ऑफकोर्स नेचुरल फैक्टर इनके अलग अलग हो सकते हैं, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी के, लेकिन मैन मेड फैक्टर्स है उसमें तो बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक है कि एक बार आपने तैयार कर लिया तो हर जगह काम आएंगे. जैसे मैन मेड फैक्टर में अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, उसके चलते अपनी वल्नरेबिलिटी हर जगह पे बढ़ी रही, चाहे साइक्लोन देखो, फ्लड देखो या सुनामी. देन बॉडी पार्ट 2 में सपोज आपको पूछा जाए हाउ टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी या हाउ टू इंक्रीज द प्रिपेयर्डनेस, तो उसके अंदर आप ऑफकोर्स कुछ जगह पर थोड़े थोड़े टॉपिक बदलेंगे, बट एक टॉपिक यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा कि वी शुड ट्राई फॉर एफॉरेस्टेशन टू ब्रेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड वेव्स. ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हम लोग तो जो भी आ रहा है, चाहे सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड, तो उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी. और ज़्यादा पेड़ लगाए तो ड्रॉट भी थोड़ा मतलब बारिश अच्छी होगी वगैरह से अच्छा हो सकता है. एंड लास्टली द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन का टेम्पलेट तो अभी 2-3 स्लाइड पहले जो हमने देखा वही छाप देना है कि सब लोग गरीब हैं, इंश्योरेंस कवर और सोशल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, तो उनको और गरीब नहीं होना देना है. देन वी मस्ट डू मोर प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिजास्टर. यानी कि अगर आपने कंटिन्यूसली तैयारी करके फिर एक साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, यू विल गेन मोर लाइक दिस. लेकिन ऐसा नहीं करते हुए ये जो मास हिस्टेरिया, सामूहिक पागलपन चल रहा है कि डेली आंसर राइटिंग के नाम पर रैंडम सीक्वेंस में कोई भी आपको कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक दे दे और आप बाकी सब काम छोड़ के इसमें लग जाओ. फॉर एग्जांपल पहले दिन आपको ज्योग्राफी में साइक्लोन की आंसर राइटिंग सपोज आपने करी, फिर दूसरे दिन आपको बोला जाए इकोनॉमी में ये आत्मनिर्भर भारत आया है तो उसकी आंसर राइटिंग करो और एक आध कॉलम का लिंक दे दिया जाए. तो अब आप समझिए उसका आप जब इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो वो साइक्लोन के साथ तो रिलेटेड नहीं है, उसके बॉडी पार्ट भी साइक्लोन के साथ रिलेटेड नहीं है. कंक्लूजन में हाँ कहीं थोड़ी बहुत पॉवर्टी की बात हो सकती है, बट आत्मनिर्भर भारत रिक्वायर्स मोर थिंग लाइक जीडीपी एंड अदर इश्यूज. तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ब्रेन का जो पूरा फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाता है. सो ब्रेन कैनॉट को रिलेट देम एंड देन इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसा कि इधर हमने एक बार में ही छापा ये सब, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी, और अपने को मदद मिल गई. फिर सपोज तीसरे दिन आपको बोले कि अब इंटरनेशनल रिलेशन में ये इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी का मुद्दा चल रहा है तो तुम उसका कुछ आंसर राइटिंग करो. वेल दैट इज़ नाउ नॉट रिलेटेड विद द आत्मनिर्भर भारत, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वो सब अलग हो जाएगा. तो ये इधर उधर की फ्रैगमेंटेड प्रिपरेशन में आपका स्पेशलाइजेशन एक एक टॉपिक पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बन नहीं पाएगी. आप जानते हैं यूपीएससी मेंस का सिलेबस, मेंस पेपर 1 में आता है हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी. मेंस पेपर 2 में आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशन. मेंस पेपर 3 में आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस, डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी. मेंस पेपर 4 में है एथिक्स की थियरी एंड देन केस स्टडीज़. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आपने साइक्लोन का आंसर लिखना है तो उससे पहले जाकर एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कम से कम आपने ये डिजास्टर और ज्योग्राफी का सिलेबस तो कंप्लीट किया होना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, राइट. सो एटलीस्ट यू शुड फिनिश फिजिकल ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट. थोड़ा और टाइम बचे तो एनवायरनमेंट भी थोड़ा पढ़ लो तो आप अच्छे वाला कुछ जवाब बना सकते हो. लेकिन ये सब करने के लिए एक दिन में तो होगा नहीं, इट मे रिक्वायर 1 वीक 2 वीक, डिपेंड कि आपको कितनी जल्दी आप उसको तैयार कर सकते हैं. तो मतलब डे 1 से ये आंसर राइटिंग करेंगे तो वो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ऐसी सब बातें चल रही है. यानी कि आइडियल तरीका ये है कि डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी दिन लगे, लेकिन एक आप सिलेबस का पूरा ब्लॉक कंप्लीट करिए और फिर आखिरी में उसकी जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज तरीके से करिए. ये नहीं कि रैंडमली डे 1, 2, 3, 4 को जो भी करंट अफेयर आ रहा है और कोई आपको कुछ दे रहा है तो बस उसी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में लगे रहो. ये मास हिस्टेरिया आपको कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा.
ऑफकोर्स लोग तो ऐसा ही आपसे करवाएंगे क्योंकि उनको तो डेली पेज व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने, एड रेवेन्यू बढ़ाना है, टेस्ट सीरीज़ के लिए कस्टमर पैदा करने हैं। इसलिए ये कहना फैशनेबल हो गया है कि मैं तो डे 1 से आंसर राइटिंग करती थी, रादर देन सेइंग कि मैंने पहले इतने दिनों तक अपना पसीना खून पसीना बांध के सिलेबस कंप्लीट किया था और फिर मैं तैयारी कर रहा था आंसर राइटिंग। वापस आते हैं, तो मैं आपको कह रहा था कि 2 सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप उसके डे 1 पे अच्छे जवाब लिख सके तो आप कर सकते हैं। तो पहला साइक्लोन अम्फान, उसके एग्जाम्पल से तो हमें साबित हो गया कि डे 1 पर नहीं, जब सिलेबस कंप्लीट हो उस सब्जेक्ट का तब आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अनदर क्वेश्चन, 75th ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसका एक मॉक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऑन द 8th May 1945 जर्मनी वॉज फर्स्ट डिफीटेड मिलिटरीली and then it was defeated politically and economically by the allied powers. Elaborate 15 marks 250 words. 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी को पहले सैन्य रूप से और उसके बाद राजनीतिक और आर्थिक रूप से हराया गया था, विस्तृत कीजिए। अब ये प्रश्न की क्या कंटेक्स्ट है? इसका कंटेक्स्ट ये है कि 2020 में सेकंड वर्ल्ड वॉर को एंड होने की घटना को 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। तो ये शताब्दी अवसर के अनुसंधान में यूरोप में बहुत सारी जगह पर परेड सेरेमनी होती रहती है और न्यूज़पेपर में उसके कभी कभी कॉलम्स आते रहते हैं। और आप जानते हैं ई लर्निंग साइट में ये सिस्टम है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल दो, कोई न्यूज़पेपर कॉलम का URL आर्टिकल डाल दो और ये हो गया आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इस पर कॉमेंट करो, इलेबोरेट करो। हाँ, तो बस मैं भी आपको बोलता हूँ, करिए, कॉमेंट करिए, इलेबोरेट करिए। क्या इसका अच्छा जवाब डे 1 पर लिख सकते हैं? भाई जवाब लिखने से पहले पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, उसके पहले क्यों वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इंटर वॉर ईयर्स, ट्रीटी ऑफ वर्साई, राइज ऑफ हिटलर, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी तो आप अच्छा एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। देन द पार्ट की मई 1945 में जर्मनी का मिलिट्री डिफीट हुआ, तो हाँ, वो तो बिना पढ़े भी लोग हवाबाजी में वर्ल्ड वॉर की मूवी देख के कुछ भी जवाब लिख सकते हैं। दैट पार्ट इज़ नॉट डिफिकल्ट। द रियल चैलेंजेस, प्रश्न में आगे ये पूछा गया है कि पहले मिलिट्री रूप से हराया मित्र राष्ट्रों ने और फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से भी हरा दिया, वो कैसे? देन यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर द सरेंडर ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी का आप जानते हैं ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ऐसा पार्टीशन हो जाता है, तो उस हिसाब से ट्रेड, फैक्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के सब प्रॉब्लम्स दोनों जगह क्रिएट होते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्ट्री, स्पेशलिस्ट लेबरर वो आधे आधे इधर उधर बिखर गए। इसके चलते जर्मनी आर्थिक रूप से टूटने लगा। पॉलिटिकल डिफीट भी हो गया क्योंकि एक जर्मनी के अब 2 हिस्से हो गए, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, और दोनों ही जगह पर रशिया और USA अपने अपने पपेट रिजीम और लोगों को खड़ा कर देते थे। सो इट वॉज नॉट हेल्पिंग इन टू सम टाइप ऑफ रियल एंड प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी, सो दैट रिजल्टेड इन टू पॉलिटिकल डिफीट ऑफ द जर्मन। एंड लास्टली कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? इधर भी अगर सोचना शुरू करें कि हाँ ये सब हुआ बट अल्टीमेटली जर्मनी का वापस रीयूनिफिकेशन और फिर वो गाड़ी पटरे पर आती। सो कंक्लूजन कुड बी समथिंग लाइक, थस जर्मनी वॉज डिफीटेड मिलिटरीली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड दिस पीरियड ऑफ डाउनटर्न और टर्मोइल कंटिन्यूड until the fall of Berlin Wall and German reunification in 1989। जब वो दीवार का ध्वस्त होता है, वापस मिलते हैं, और अब तो हम जानते हैं कि वापस वो एक इकोनॉमिक पावर बन गया। खैर अभी प्रेजेंट डे यूरोपियन यूनियन बना और वहाँ तक भी खींचने की ज़रूरत नहीं, बट कम से कम बर्लिन वॉल का पतन तब तक का अगर आपने लिखा है, देन इट हेल्प्स यू गिव अ प्रॉपर इंप्रेशन कि हाँ अच्छा कंक्लूजन बनाया है। सो नाउ द चैलेंज इज, डे 1 को आंसर राइटिंग की पीपूरी बजाओगे तो मैक्सिमम आपको इतना पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और जर्मनी हार गया था, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफीट एंड दिस फॉल ऑफ जर्मन बर्लिन वॉल, ये ऐसा नहीं कि आसमान से गिर रहा है, ये सब चीज़ें भी NCERT में दी गई है, कोल्ड वॉर से लेके सब चीज़ें, लेकिन वो आपने पढ़ना पड़ेगा एंड इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं डे 1 को एक न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ लिया और जवाब अच्छे बन गया। और इधर भी वही सीन होगा कि बिना कुछ पढ़े हवाबाजी में एक कॉलम से आपने जवाब बना दिया विदाउट फिनिशिंग द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस, तो हवाबाजी में बस ये कि जर्मनी सफर्ड ह्यूमिलेटिंग डिफीट, उसकी इकोनॉमी डेवस्टेटेड, जीनेरिक टर्म में, लेकिन कोई लॉजिकल उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि ऐसा कैसे हुआ था। नॉट हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक इश्यूज सराउंडिंग द पार्टीशन ऑफ जर्मनी एंड नॉट राइटिंग एन इम्पैक्टफुल कंक्लूजन अप टू द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जिसके चलते आपको इधर भी सपोज 15 मार्क का प्रश्न है तो 5 या उससे कम मार्क, एवरेज टाइप ऑफ मार्क मिलेंगे, रैंक आपका आएगा नहीं, सिलेक्शन आएगा नहीं, प्रॉब्लम्स। यानी ये जो टॉपर्स
अपने पेज व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या किसी की टेस्ट सीरीज़ प्रमोट करने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के मैं तो डे 1 से ही ये सब करता था, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसका ये महल देखकर बहुत सारे फर्स्ट टाइम वाले एस्पायरेंट होते हैं, वो अपनी झोंपड़ी जला देते हैं कि बाढ़ में गया सिलेबस कंप्लीशन और सब, मैं तो डे 1 से ही सीधा वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर राइटिंग शुरू कर दूंगा और ऐसे न्यूज़पेपर कॉलम रैंडम सीक्वेंस में पढ़ूंगा तो अपने आप मेरे में ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। नॉट गोइंग टू हैपन। अनदर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत is not just a mere fiscal stimulus package but also a set of reforms for the ease of doing business and ease of availing credit. Elaborate. मेंस पेपर 3 इकोनॉमी 250 वर्ड्स में जवाब लिखिए। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक राजस्व प्रोत्साहन का पैकेज नहीं है बल्कि व्यापार करने में सुगमता और ऋण लेने में सुगमता का भी पैकेज है। इसको आप विस्तृत करिए। इधर भी एक आध कोई इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सीरीज़ का आर्टिकल का मैं लिंक दे दूँ और फिर लिखो जवाब। अच्छा जवाब नहीं लिख सकते, आपके पास कुछ पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स इस जवाब के क्या है? बैंकिंग सेक्टर में मॉनेटरी पॉलिसी उसका क्या, उसमें ये रेपो रेट होता है, ये वाली चीज़ होती है, आरबीआई ने ये बोला, फिर उसको आत्मनिर्भर भारत में ये किया गया, लोन्स का इशू, एनपीए का इशू, वो सब बातें। देन बजट, तो टैक्सेशन, सब्सिडी, एफआरबीएम एक्ट, फिजल डेफिसिट, फिजल स्टिमुलस, ये सब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। जीडीपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब की कुछ समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक न्यूज़पेपर कॉलम या कोई लिस्टिकल दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत और फिर आप ये जवाब बना सके। वेल यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि पहले लोन लेने में सुगमता नहीं थी, ईज ऑफ क्रेडिट पहले नहीं था और अब ऐसा किया तो इसमें ईज ऑफ क्रेडिट है। पहले ये वाला प्रॉब्लम था फैक्ट्री या टैक्सेशन या लेबर लॉज में, अब इसको ठीक किया तो अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सो लाइक दैट यू हैव टू लॉजिकली जस्टिफाई योर आंसर, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दी गुड मार्क्स। तो इधर भी पहले इकोनॉमी के आपके अच्छे खासे सब बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट किए होने चाहिए, फिर जाके आप उसकी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एक दिन साइक्लोन पकड़ा, दूसरे दिन वर्ल्ड वॉर, तीसरे दिन इकोनॉमी पकड़ लिया। तो प्रश्न ये होता है कि ये टॉपर्स, ऐसा कुछ टॉपर्स सच क्यों नहीं बोलते? अगर चाहे तो वो पूरा सच बोल सकते हैं। पूरा सच ये होगा, फॉर एग्जांपल वो बोल सकते हैं कि मेरा पॉलिटी सिलेबस कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैं मेंस पेपर 2 और वहाँ पर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ रही थी। उस वक्त मैंने वो सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप की आंसर राइटिंग डे 1 से शुरू कर दी क्योंकि मुझे बैक एंड में जो भी पॉलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और वो सब चीज़ें पता थी। सो दैट मीन्स डे 1 ऑफ रीडिंग मेंस पेपर 2 सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप, क्योंकि मेरे पहले के बिल्डिंग ब्लॉक्स मेरे पास तैयार थे, तो मान सकते हैं हाँ वो बात जस्टिफाइबल है। या फिर वो ये बोल सकते हैं कि मेरा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मुझे पता था पहले ये वाला राजा आया, फिर ये वाला राजा आया, फिर ये वाला राजा आया और ये वाले राजा ये ज्योग्राफिकल एरिया में थे, ये वाले राजा ये धर्म को मानते थे, वो सब मेरे को पता था। उसके बाद जब मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू किया तो उसका सब टॉपिक मेरे पास आया गांधार आर्ट, तो मैंने उसकी आंसर राइटिंग डे 1 से शुरू कर दी। डे 1 किसका? गांधार आर्ट पढ़ने का डे 1, क्योंकि मेरा उससे पहले हिस्ट्री का वो सब मुझे पता था कि आगे पीछे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में क्या लिखना है। लेकिन वो ये पूरा सच नहीं बोलते, वो सिर्फ पार्शियल ट्रूथ बोल रहे हैं कि डे 1 से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरा फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट में मैंने फ्रीडम स्ट्रगल तो पूरा बाय हार्ट स्पेक्ट्रम की किताब से पढ़ लिया था, तो फिर मैं जब सेकंड यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहा था तो उसके डे 1 से मैंने सीधा फ्रीडम स्ट्रगल के मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा फ्रीडम स्ट्रगल की सिलेबस कंप्लीट था। मुझे पता था कि ये वाला घटना हुई, उसके बाद गांधी का आगमन, फिर ये वाला समिट हुआ, फिर ये हुआ। बट दे आर नॉट टेलिंग द फुल ट्रूथ, दे आर ओनली टेलिंग द पार्शियल ट्रूथ कि आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग ऑन डे 1। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ केस में टॉपर्स फुल सेंटेंस में पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोचिंग क्लास वाले और ई लर्निंग वेबसाइट वाले उनके सक्सेस इंटरव्यू या सक्सेस स्ट्रेटेजी वीडियो के सिलेक्टेड पार्ट्स को ही हाईलाइट करते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। कुछ बार ये होता है कि टॉपर्स कोई अवेयरनेस सेमिनार कर रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जल्दबाजी में वो बोल देता है ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट कि हाँ वो तो डे 1 से ही शुरू कर देना चाहिए वगैरह। कुछ बार कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जिनको बस जनता के सामने आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी ऑसम ऐसा दिखाना है, तो मैं बहुत मेहनत करके पास हुआ तो उसमें तो कूलनेस और ऑसमनेस किधर है? तो फिर वो ऐसा, मैं तो विदाउट स्टडिंग एनीथिंग पास हो गया, या मैंने तो
तैयारी करी लेकिन ऐसे नॉन कन्वेंशनल तरीके से करी कि मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, मैंने ये वाला नहीं देखा, मैंने इसका ये काम पहले कर दिया। सो देयरफॉर वो कूल और ऑसम स्थापित करने के लिए प्रस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर मैंने कैसे सफलता हासिल की, ऐसी अपनी एम्बेलिश टाइप की बड़ा चढ़ाकर बनाए वाली स्टोरी बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि इनके ऐसे झूठ और पार्शियल ट्रूथ के पीछे कोचिंग माफिया का हाथ है, क्योंकि अल्टीमेटली टॉपर के सक्सेस स्ट्रेटेजी और सेमिनार वो फाइनेंस कौन करता है? कोचिंग वाले। उसके लिए 25,000 50,000 लाख रुपए, कुछ बार कैश नहीं दिया तो आईफोन या कोई गिफ्ट दे दिया जाता है कि आप आके हमारे क्लास में ऐसा कुछ सेमिनार या स्ट्रेटेजी की लेक्चर करो। तो जब आपको टॉपर को इतना हैंडसमली पैसा मिल रहा है तो स्वाभाविक है वो भी थोड़ा मॉरली ऑब्लाइज्ड फील करता है कि मुझे भी इनका प्रोडक्ट थोड़ा सेल करने के लिए अच्छे 2-3 वाक्य बोलने चाहिए। तो वो बिकाऊ लोग बोलते रहते हैं। कुछ बार तो टॉपर और कोचिंग क्लास ओनर उन दोनों के बीच कोई भेद रेखा बचती नहीं। जैसे 2017 में एक यूपीएससी टॉपर था सफ़ीर करीम, आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं ये साहब, और उसके बाद अपने ही कोचिंग क्लासेस केरला तमिलनाडु इलाके में चला रहे थे और फिर उनको वापस लगा कि नहीं आईपीएस में मज़ा नहीं, मुझे आईएएस बनना है। तो वापस एग्ज़ाम में रीअपियर होते हैं और वहाँ मेंस एग्ज़ाम लिखते वक्त ब्लूटूथ डिवाइस लेके आए थे और उनकी वाइफ उनको जवाब लिखा रही थी। ऐसे चोरी करते वो पकड़े गए। आईपीएस ऑफिसर ऑन प्रोबेशन कॉट चीटिंग इन यूपीएससी एग्जाम वाया ब्लूटूथ हेडसेट, अरेस्टेड इन चेन्नई। तो जब ऐसे लोग टॉपर्स बन रहे तो वो क्या आपको ट्रू और इम्पार्शियल एडवाइस देंगे, सोचने का विषय है। मित्रों, बिजनेस पर्सपेक्टिव भी बहुत सारे हैं इसके। सपोज 2018 की बात करें, फाइनल वैकेंसी या पोस्ट अराउंड 812 थी। तो उस हिसाब से उन्होंने गिन के रखा हो गया कि अराउंड 2.5 टाइम्स लोगों को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो उस हिसाब से मेन से इंटरव्यू में करीब 2000 लोगों को क्वालिफाई किया। फिर ये भी तय होता है कि जितनी वैकेंसी है उससे 12-13 गुना लोगों को प्रीलिम में क्वालिफाई करेंगे। तो उस हिसाब से अराउंड 10,000 लोगों को प्रीलिम में क्लियर किया था और मेंस लिखने के लिए बुलाया था। कितने लोगों ने प्रीलिम एग्ज़ाम जाके दी थी? 5 लाख लोगों ने। कितने लोगों ने प्रीलिम 2018 में अप्लाई किया था? 10,65,000 लोगों ने। मतलब 10 लाख लोगों ने अर्जी डाली, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ आधे लोग ही असल एग्ज़ाम देने के लिए रविवार को गए होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्राउड की जो अप्लाई करता है वो तो एग्ज़ाम हॉल तक जाता भी नहीं। ये सब ऐसे लोग हैं कि उनको बस उनके पापा ने बोल दिया तो बस जस्ट बिकॉज पापा सेड आई फिल अप द यूपीएससी फॉर्म, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्ज़ाम। कुछ बार ये होता है कि वो सीरियस होते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन पहले स्टाफ सिलेक्शन बैंक या स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की कोई डेट आज के पीछे होगी तो यूपीएससी अटैम्प्ट मेरा बिगड़ नहीं जाए कम तैयारी में, ऐसा सोच के अटैम्प्ट देने के लिए नहीं जाते। बट द पॉइंट इज़, जब आप बात करते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग, तो उसकी पात्रता मतलब मेंटल क्वालिफिकेशन किसकी होगी? ऐसा आदमी जिसका प्रीलिम का बहुत सारा सिलेबस, मेंस का सिलेक्टेड ब्लॉक्स का सिलेबस कंप्लीट किया है, वो आदमी उसकी पात्रता रखता है कि वो कुछ जवाब लिखे और वो देखने लायक होगा। सो पोटेंशियल कस्टमर और सब्सक्राइबर बेस फॉर द मेंस बुक्स, मेंस कोचिंग एंड मेंस टेस्ट सीरीज वो कितना हो सकता है? 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 1-2 मार्क के लिए उनका प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत खींच के भी पूरे भारत में मतलब 20 से 40,000 ही लोग ऐसे होंगे जो कि मेंस आंसर राइटिंग की दम रखते हैं। तो अगर कोई कोचिंग क्लास वाले ने, कोई वेबसाइट वाले ने, कोई यूट्यूब वाले ने कस्टमर बेस बढ़ाना है, पेज व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो ये स्टेज पर मतलब आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर जाके आंसर राइटिंग करना, ऐसा बोलेंगे तो 20 से 40,000 लोग ही उसको मिलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मास हिस्टेरिया क्रिएट करो। इधर ये जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या जो अपीयर होने आ रहे हैं, इनको बोलो कि भाई आपने डे 1 से ही फॉर्म भरा, तब से आपने मेंस आंसर राइटिंग की पिपूड़ी बजाना शुरू कर देना चाहिए। और ये बात भी कोचिंग वाला खुद बोले तो लोग सुनेंगे नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में टॉपर्स को, खास करके जो थोड़े सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा हो, उनको बोल दीजिए कि आप बोलते रहो, तो ये माहौल क्रिएट हो सकता है। एंड सो देयरफॉर दिस नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव। बिजनेस का एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है कि ये ट्रेडिशनल कोचिंग माफिया तो हैं ही, अभी बाज़ार में एक और न्यूसेंस एलिमेंट आ गए हैं। बहुत सारे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले जॉबलेस एमबीए एंड इंजीनियर टाइप पर्सन्स, जिनको यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है उसका 0 से 5% आइडिया या एक्सपीरियंस ही है, लेकिन बस ई लर्निंग की साइट शुरू कर देते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं कि डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग की पीपूड़ी बजाओ, मास हिस्टेरिया क्रिएट करो।
और इसमें मेहनत भी नहीं लगती। न्यूज़पेपर का कॉलम कोई भी रैंडमली एक स्टेटमेंट उठा दो और कोई लिंक दे दो और करो डेली आंसर राइटिंग। तो इनका क्या होता है, चिकनी चुपड़ी बातें करके बस गूगल एडसेंस, यूट्यूब, एडवर्टाइजमेंट बैनर, रेफरल इनकम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो सबसे पैसा कमाना है। थोड़ा नाम बन गया, शोहरत हो गई तो खुद की पेड टेस्ट सीरीज शुरू करो, और आखिर में कुछ नहीं जमता तो डोमेन नेम है वो कोई बड़ी स्टार्टअप कंपनी को बेच दो। मैं ये नहीं कहता ये लोग सब खराब हैं या कुछ बदमाश है, भाई सबको अपना घर चलाना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, क्यों, पैसा मिलता है। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि करोड़पति बनने के चक्कर में ये लोग जो खुद करोड़पति बनना चाहते हैं, उन्हें आप करोड़पति बनाने के चक्कर में खुद का अटेम्प्ट तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं ये सब मास हिस्टेरिया में कि सिलेबस कंप्लीशन गया बाढ़ में, डेली आंसर राइटिंग करते रहो। प्लीज़ डोंट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। ये बात करिए डेली आंसर राइटिंग की। मैं आपको कुछ सैंपल देता हूँ, ये लो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और क्या आपने बेवकूफ़ बन के उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। पहला, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन आम्फान हाईलाइट्स द फेलियर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी कमेंट। मैं कहता हूँ ये प्रश्न आएगा ही नहीं, इरेलेवेंट क्वेश्चन। सेकंड, आत्मनिर्भर भारत इज अ स्टैटिस्टिकल जगलरी रादर देन अ रियल फिजल स्टिमुलस पैकेज, एग्जामाइन क्रिटिकली। अगेन ऐसे ये वाला प्रश्न आएगा ही नहीं, इरेलेवेंट है। थर्ड, रिवर्स माइग्रेशन टू विलेजेस ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस हैज सेट इंडियन इकोनॉमी बैक बाय 15 ईयर्स, एल्यूसिडेट। लोग वापस चले गए, अपनी इकोनॉमी 15 साल पीछे गई है, इसका आप रोना धोना करिए, विस्तृत करके दिखाइए। अगेन इररेलेवेंट क्वेश्चन। डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर रिवाइवल ऑफ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं एज अ टॉपिक, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि साइक्लोन आम्फान या आत्मनिर्भर भारत या माइग्रेशन, लेकिन इसको जो पूछने का तरीका है, टोन ऑफ द आंसर, कंटेक्स्ट ऑफ द आंसर, ये गलत है। मतलब ऐसे टोन में पूछा गया तो ऐसे इरेलेवेंट मॉक क्वेश्चन में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो बात है इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर द रिवाइवल ऑफ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इन इंडिया, भाई इतनी टेक्निकल डेप्थ में यूपीएससी पूछता ही नहीं। सो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन सच इररेलेवेंट क्वेश्चन, भले डेली आंसर राइटिंग के नाम पे कोई भी आपको फ्री में मटेरियल पिरोस रहा हो। तो ऐसा इररेलेवेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे ऐसी बेफिजूल की टाइम वेस्ट एक्सरसाइज से हम लोग बचे, उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा, बट दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।